Hello, my dear students. Now I am going to start with accounting terminology. As in my last video, we were discuss various types of the accounting terminologies, that various terms which are generally used in accounting. In every book, whatever the book of syllabus of +1 accountancy you will study, in this we will find in second chapter accounting terminology, whether it may be in first chapter the terms which already I discussed with you. I feel there is no need to repeat that. Now I am telling you about the other terms. Next one is proprietor. Proprietor, generally when we go to a shop, when we see the board with the board of the shop, otherwise the flex for advertising, there is generally written PRO. It means proprietor. मतलब जो ओनर होता है उस बिजनेस का, उसको हम प्रोप्राइटर कह देते हैं. ओनर मतलब जिसने पैसा लगाया हुआ है बिजनेस में, और वो चाहता है कि बिजनेस में पैसा लगाने के बाद उसे प्रॉफिट भी हो, समाज का, सोसाइटी का थोड़ा वेलफेयर भी हो, बढ़िया किस्म की गुड्स आइटम्स वो लोगों को, सोसाइटी को दे. जहाँ कोई काम जो भी वो करता है उससे सोसाइटी की जो उसके लिए जिम्मेवारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाना चाहता है, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट होती है उस इन्वेस्टमेंट से वो पैसा भी कमाना चाहता है. उसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर, ओनर. इसके बाद हमारे पास टर्म आती है गुड्स. गुड्स के लिए भी हम एक स्पेशल अकाउंट बनाते हैं. इसमें हमने लिखना होता है कि जो कुछ भी हम गुड्स अपने बिजनेस में, आम जो कस्टमर होते हैं हमारे, उनको हम बेचते हैं, पहले उनको ख़रीदते हैं. जब हम गुड्स ख़रीदते हैं तो हम उसको कह देते हैं परचेजेस. जब उनको बेचते हैं तो कह देते हैं सेल्स. अभी आगे जो गुड्स होती हैं वो परचेज या सेल्स जो भी होगी, परचेज भी 2 टाइप्स की हो सकती है. हमने जब भी गुड्स परचेज़ करनी है बिजनेस के लिए, जो हमने बेचनी है, एक तो हम कैश पेमेंट दे के ख़रीद लेंगे जिसको कहेंगे कैश परचेज़. दूसरी हमारे पास होती है, अगर हमारे पास पैसे नहीं हैं मगर हम गुड्स परचेज़ करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, उसे हम कहते हैं क्रेडिट परचेज़. मतलब हम उधार चीज़ें खरीदते हैं. अगर तो हम परचेजेस कैश ख़रीद लेते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, हमने पैसे दिए, गुड्स परचेज़ की, बात ख़त्म हो गई. अगर हमने क्रेडिट परचेज़ की है तो इसका मतलब ये हो गया कि जिससे हमने चीज़ें ख़रीदी हैं उनको कभी ना कभी हमने पैसे देने हैं. जिनको हमने कभी ना कभी पैसे देने हैं, जिससे हमने कभी ना कोई चीज़ परचेज़ की है, उनको हम कहते हैं क्रेडिटर्स. ये भी एक टर्म है, अकाउंट्स में यूज़ होती है. अभी इनके पैसे हमने देने हैं, इसलिए हमारे क्रेडिटर्स बन गए. इनका दूसरा नाम सप्लायर्स भी होता है. सप्लायर मीन्स द पर्सन हु सप्लाई द गुड्स. इसके अलावा जब हम सेल्स की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार की होती है. अगर तो हमने कैश सेल की तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कोई कस्टमर आया, चाहे हमारी कंपनी है, चाहे एक छोटी सी दुकान है, हमें उसने पैसे दे दिए, हमने उसे गुड्स दे दी, तो बात ख़त्म हो गई. हाँ, अगर वो
हमसे उधार खरीदता है तो उसको हम कहेंगे क्रेडिट सेल्स। अभी जो क्रेडिट सेल हो गई है, इसमें कोई शक नहीं कि अगर क्रेडिट सेल हुई है तो हमने उस पर्सन से पैसे लेने हैं जिसने हमसे कोई चीज़ परचेज़ की है, जिसे हमने कोई चीज़ बेची है, तो उनको हम कहते हैं डेप्टर्स। जो जैसे मान लो एक पर्सन है हमारे पास, नरेंद्र, जतेंद्र, करम, सुखदेव, कोई भी है, अलग अलग पर्सन्स हमारे पास आए, उन्होंने चीज़ें परचेज़ की, XYZ ABC, कोई भी हो सकता है। इन सब को हम कलेक्टिवली नाम दे देंगे डेप्टर्स। अभी डेप्टर्स कौन है? वो पर्सन है जिन्होंने हमारे से चीज़ें खरीदी हैं, गुड्स खरीदे हैं, मगर उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए, तो इनसे हमने पैसे रिसीव करने हैं। इनसे हमने कैश जो है रिसीव नहीं किया, रिसीवेबल है। अगर कैश रिसीवेबल है तो इसका मतलब इनसे कभी ना कभी हमने तो पैसे रिसीव करने ही हैं। ये जो डेप्टर्स हैं ये हमारी एक तरीके से एसेट बन जाती है। एसेट मीन्स हमारी लेनदारी, जिस पर्सन से हमने पैसे लेने होते हैं वो हमारी एसेट की कैटेगरी में आता है, क्योंकि हमने इससे पैसे लेने हैं। दूसरी तरफ इसके पैरेलल आता है हमारे पास क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर्स कौन सा है? हमने जिनसे उधार चीज़ें खरीदी हैं, इनको हमने पैसे देने हैं। इट मीन्स कैश पेएबल, हमने कैश पेड नहीं किया। अगर कैश पेएबल है तो मतलब ये हो गया कि इनके पैसे हमने कभी ना कभी देने हैं, इसलिए हमारी लायबिलिटीज़ हो गई। तो ये हमने कई टर्म इस टॉपिक में पढ़ ली है। अगर आप ध्यान से देखो, बुक्स में इकट्ठी नहीं दी होगी, एक एक दी होगी। मैंने आपको इकट्ठी कई टर्म बता दी है। जैसे एक हो गया गुड्स, फिर आ गया परचेज़, फिर आ गया सेल्स, फिर आ गया कैश परचेज़, क्रेडिट परचेज़, देन कैश सेल्स, क्रेडिट सेल। अभी ये सारी बातें हो गई। अभी इनमें से कई और बातें और आइटम्स निकलती हैं जो अकाउंटिंग में जनरली यूज़ होती हैं। अभी इनमें आगे क्या हुआ कि जो हमने परचेज़ की है या हमने सेल्स की है, अगर हम किसी से परचेज़ करते हैं, उसमें से कोई चीज़ें ख़राब निकलती हैं, हम उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, या कोई उसमें डिफ़ेक्ट है, तो वो चीज़ें हम जिससे ख़रीदी थी उसको वापस कर देंगे। तो उस चीज़ों को कहते हैं हम परचेज़ रिटर्न। ऐसे ही जो हमने चीज़ें सेल्स की हैं, हमने चीज़ें बेच दी, बाई चांस हमने नहीं देखा, या कस्टमर ने नहीं देखा, या हमें नहीं पता चला, या कस्टमर को नहीं पता चला, तो वो चीज़ें जो हैं सेल्स वाली जो हमने सेल की हैं वो ख़राब हो गई बीच में कुछ, तो वो कस्टमर अपने पास नहीं रखेगा, हमें वापस कर देगा। उसको हम कहते हैं सेल्स रिटर्न। ऐसे हमारे पास और टर्म्स आ गई। 7 टर्म पहले पढ़ी थी हमने, 8, 9, देन क्रेडिटर्स 11th टर्म हो गई, देन डेटर्स 12th टर्म हो गई, फिर इसके बाद में एसेट्स 13th, देन लायबिलिटीज़ 14th। अब ये आपस में एक दूसरे से इतना कोरिलेट हैं, तो इसीलिए मैं आपको इकट्ठा पढ़ा रहा हूँ। वैसे हम एक एक टर्म भी कर सकते हैं, इन सब का एक दूसरे से लिंक होता है। ऐसे ही मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया होगा कैपिटल के बारे में भी। मींस जो पैसा किसी मालिक ने बिजनेस में लगाया हुआ है उसको हम कह देते हैं कैपिटल। वो हमारी टर्म हो गई 15th। जितना पैसा उसने मालिक ने बिजनेस में लगाया हुआ है, किस लिए? प्रॉफिट कमाने के लिए। इसके बाद बिजनेस से वो जो पैसे लेता है उसको हम कहते हैं ड्राइंग्स। इसकी मैंने आपको आगे भी समझाया था कि ड्राइंग्स टू टाइप्स की होती है। एक होती है कैश ड्राइंग, एक होती है गुड्स वाली ड्राइंग। मींस अगर तो बिजनेस में से वो कैश ले ले तो कैश ड्राइंग, अगर वो गुड्स ले ले तो वो गुड्स वाली ड्राइंग होगी। बिजनेस में गुड्स ले ली मींस अपने परिवार के लिए यूज़ कर ली, अपने बच्चों के लिए यूज़ कर ली,
जिसके लिए उसने कुछ दिया नहीं बिजनेस के। जैसे हम किसी को गुड्स बेचते हैं तो हमारे पास कैश आता है, जहाँ हम अमाउंट रिसीव करते हैं, जहाँ बाद में लेते हैं, मगर इसमें उससे हमने कुछ नहीं लिया। बिजनेस में बिजनेस का जो मालिक है उसने अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स को यूज़ कर लिया, दैट इज़ गुड्स की ड्राइंग। अगर कैश यूज़ कर लिया पर्सनल कामों के लिए, अपने बच्चे की फ़ीस देने के लिए, अपनी वाइफ के किसी दवाई परचेज़ करने के लिए, उसका कोई शॉपिंग करने के लिए कुछ पैसा यूज़ कर लिया, तो वो कैश ड्राइंग हो गई। अब इसमें आपकी कई टर्म रिकवर्ड हो गई। इसमें कई टर्म्स ऐसी होती हैं जिसके दो दो नाम होते हैं, जैसे परचेज़ रिटर्न है, इसका दूसरा नाम क्या हुआ, हमने परचेज़ की चीज़ें हमें पसंद नहीं आई, जहाँ उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, डिफेक्ट निकल गया, तो हमने वापस भेज दी। अब अगर हमने वापस भेजी है तो वो रिटर्न हुई है, मगर उनका दूसरा नाम आ सकता है रिटर्न आउट वर्ड। मीन्स हमारी जो बिजनेस की जो भी प्लेस है वहाँ से चीज़ें चली गई, रिटर्न आउटवर्ड। ऐसे ही जो हमारी सेल्स होती हैं, जो हम सेल्स कर देते हैं, उनमें सेल्स रिटर्न जो है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है कि जो चीज़ें हमने बेची थी वापस आ गई हमारे पास, इसका मतलब इसको हम कह सकते हैं रिटर्न इन वर्ड्स। अगर आप जो भी अकाउंट्स की किताब पढ़ते हो तो उसमें ये जनरली हर कोई कंसेप्ट आपके सामने ईजिली आ जाएगी, मगर जब हम इसको कोरिलेट करके पढ़ते हैं तो थोड़ा समझना आसान हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक नई कंसेप्ट है, मे बी 19th 20th टर्म है स्टॉक। अभी ये स्टॉक का मतलब क्या हुआ? अभी देखो, जो भी हम परचेज़ करते हैं, सेल्स करते हैं, ये हमारे स्टॉक का एक हिस्सा होता है। जैसे जो भी हम चीज़ें परचेज़ करते हैं रीसेल करने के लिए, तो जब साल का एंड होता है तो हमने देखना होता है, साल का एंड होता है, चाहे एक दिन का एंड होता है। जैसे मान लो कोई दिन सुबह हमने अपनी दुकान में देखा कि हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, मान लो 15 चीज़ें हैं हमारे पास दुकान में, और शाम को जब इवनिंग का टाइम हो गया, क्लोजिंग का टाइम हो गया, तो वो हमारे पास रह गई सिर्फ 10। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो क्लोजिंग स्टॉक है, जिसको हम क्लोजिंग स्टॉक का नाम दे सकते हैं, वो है हमारे पास 10 आइटम्स, 10 गुड्स, यूनिट्स, जो मर्जी आप कह लो। सुबह कितने थे? 15। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हमारे पास कितना था? 15। इवनिंग में जब हमने देखा, जब हमने क्लोज़ किया अपनी शॉप को, कंपनी को, तो हमारे पास 10 रह गई। मीन्स क्लोजिंग स्टॉक इतना हमारे पास। अगर इससे हमने थोड़ा हिंट देखना हो तो ये पता चलता है कि हमने जो इसका डिफरेंस है 5, ये हमने सोल्ड कर दिया होगा। सिंपली बात है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि स्टॉक जो है ये भी एक एसेट है। स्टॉक जो है हमारी एसेट है। और एसेट क्यों है? एक बात स्टूडेंट्स हमेशा माइंड में रखो, जब भी हम कोई एंट्री करते हैं, कोई अकाउंट ओपन करते हैं, उस अकाउंट से हमें पूरा हिंट मिल जाता है कि वो हमारी एसेट है या लायबिलिटी है। जैसे स्टॉक है, अभी स्टॉक हमने गुड्स परचेज़ की हुई है, बाद में बेचनी है, तो इससे हमें पैसा मिलना है, हमारे पास पैसा आना है। किसी भी अकाउंट से अगर पैसा आ रहा है या आने के चांस हैं, दैट इज़ ओवर एसेट, ASSET। इसको फॉरेन लैंग्वेज में कई बार असेट्स भी बोलते हैं। वो अपनी जो भी प्रोनाउंसिएशन है हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, मगर एसेट्स या असेट्स जो भी है, इससे पैसा आना होता है, जो भी अकाउंट होता है। अभी स्टॉक जो है असेट्स, हमारी एसेट्स है, एसेट्स है, इसलिए इसको हम टेंजिबल एसेट भी कहते हैं, टेंजिबल एसेट। अभी ये एसेट की आगे आइटम है, जैसे हम टर्म्स कर रहे हैं ना डिफरेंट, उसमें एसेट्स एक कंसेप्ट आएगी, उसमें उसकी कई टाइप्स आएंगी। वो टेंजिबल एसेट का वैसे मतलब क्या आता है कि वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उसको हम कहते हैं टेंजिबल एसेट। इसके बाद हमारे पास जो स्टॉक है, स्टॉक के आगे हमारे पास स्टॉक की 3 कैटेगरी होती हैं बेसिकली।
एक होता है जो हमारा स्टॉक हमने ला के शॉप में रखा हुआ है, उसको हमने यूज़ करके उसका कुछ ना कुछ बनाना है, अभी वो कंप्लीट नहीं है, उसको हम कह देते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल और पंजाबी हिंदी में हम उसको कच्चा माल भी कह देते हैं, जो अभी यूज़ करना है हमें। एक वो होता है, एक इसकी दूसरी, एक नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे है स्टॉक। ये स्टॉक जो हमने तैयार करना शुरू कर दिया, मगर जब भी हमने अकाउंट्स को क्लोज़ करने के टाइम पे देखा, जब हमने अकाउंट क्लोज़ किए तो उस टाइम पे हमने ये देखा कि स्टॉक जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब सेल एबल पोजीशन में नहीं है, उसको हम बेच नहीं सकते, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी पेशी रह गई अभी, तो उस स्टॉक को हम कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस। इसके बाद तीसरी कैटेगरी में स्टॉक वो आ जाता है जो एकदम कंप्लीट है, बेचने वाला है, जो हमने बेच देना था मगर साल के एंड में हमारा वो जो है वो अनसोल्ड रह गया, उसको हम कहते हैं फिनिश्ड स्टॉक। ये देखिए आप, रह गया था पीछे ये टॉपिक। इसमें हमारा था पहले रॉ मटेरियल, स्टॉक वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड स्टॉक, जो बाद में एंड में हमारे पास रह गया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है आइटम्स वगैरह क्या आती हैं इसमें आ जाता है, जैसे एक टर्म आप जनरली देखोगे वो आती है डिस्काउंट। जनरली हम जब किसी दुकान में जाते हैं तो बात करते हैं, कहीं पे लिखा होता है 50% लेस, जो भी है 60% लेस, ये सभी टर्म्स डिस्काउंट से किसी ना किसी हिसाब से रिलेटेड होती हैं। मगर जो हमारा अकाउंट्स है उसमें डिस्काउंट की बेसिकली दो हम टाइप्स पढ़ते हैं, 2 टाइप्स पढ़ते हैं। इसमें एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इनका क्या आगे हम कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो डिस्काउंट होता है, जो अपना ट्रेड डिस्काउंट है, इसका मतलब ये है कि जब कभी हम कोई चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, जहाँ हमारे पास कोई परचेज़ करने आता है, तो हम जो हमारा, मैं ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, जो हमारा लिस्ट प्राइस होता है, लिस्ट प्राइस मींस जो हमारे पास एक लिस्ट बनी होती है डिफरेंट आइटम्स की, जो हमने सेल प्राइस फिक्स किया होता है, उसमें से जितना हम लेस कर लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास किसी चीज़ का लिस्ट प्राइस है ₹1000, हमारे पास कस्टमर कोई आया, हमने उसे लिस्ट दिखा दी, तो कह दिया कि लिस्ट से मैं तुझे 5% लेस करके दे दूँगा। जो हमने उसे कहा कि लिस्ट प्राइस में से 5% लेस करके दे दूंगा, तो वो हमने कस्टमर को ट्रेड डिस्काउंट दिया है। वो हमने क्या दिया है? ट्रेड डिस्काउंट। अभी ये जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ये यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है, इसका फर्दर कोई भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट नहीं होता। मतलब जहाँ भी कहीं हम बात करेंगे कि हमने कोई चीज़ें सेल की हैं, जो हमने सेल्स की है, अगर मान लो हम परचेज़ करते हैं उसमें ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलता है, सेल्स करते हैं तो उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट देंगे, मगर उसकी कोई एंट्री नहीं होगी कहीं भी, अकाउंट में कुछ भी उसका नहीं होगा, कोई हिसाब नहीं रखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये जो 5% बनता है उसको हम लेस कर देंगे, तो अकाउंट्स में सिर्फ हम 950 को ही याद रखेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसका कोई लेना देना नहीं है। अकाउंट्स में हम इसकी एंट्री करेंगे 950 की, इसे कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। अभी ट्रेड डिस्काउंट हमें मिलेगा भी, मिल भी सकता है, हम देंगे भी। अगर परचेज़ करते हैं तो ट्रेड डिस्काउंट हम लेते हैं, अगर सेल करते हैं तो हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कैश डिस्काउंट। अभी कैश डिस्काउंट टर्म क्या है? कैश डिस्काउंट टर्म में होता है कि जब भी कभी हम चीज़ें परचेज़ करने लगते हैं,
जब हम सेल करने लगते हैं तो हम कई बार ये कह देते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई कस्टमर आ गया, हमने उसे सेल करनी है तो उसने कह दिया ठीक है भाई, मान लो उसने हमारे से 4000 की गुड्स परचेज़ करनी है, तो उसने कह दिया कि अभी मैं अभी परचेज़ करने लगा हूँ तो आपको कैश पेमेंट दे रहा हूँ, तो मेरे को क्या डिस्काउंट दोगे। इट मीन्स ऑन द स्पॉट ड्यू टू कैश पेमेंट इफ़ वी विल reduce the sale price of our goods, then this discount is termed as cash discount, the discount which is given due to the cash payment. Shortcut definition: discount which is given due to the cash paid or received on the spot, whether sale or purchase. देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है एसेट्स। ये बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि अगर आप आगे बीकॉम करना चाहते हो, +2 करोगे, कोई भी कुछ करोगे, तो उसमें आपको एसेट के बारे में बिल्कुल डिटेल जानकारी होनी चाहिए। अभी जो एसेट्स हैं उनको हम कई कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहली एक कैटेगरी होती है इसकी करंट एसेट। करंट एसेट्स। अभी करंट एसेट का मतलब क्या होता है? मतलब वो एसेट्स जहाँ वो अमाउंट जो हमारे पास ही है, जिसको हम इमीडिएटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखो, मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था कि एसेट फिक्स्ड एसेट भी होती है। जैसे आपकी बिल्डिंग है, आपकी दुकान है, आपकी जो शॉप है उसको हम बिल्डिंग कह सकते हैं, वो भी आपकी एसेट है। मगर उस बिल्डिंग को अगर बेचना हो तो इमीडिएटली बेचा नहीं जा सकता, टाइम लगता है। करंट एसेट का मतलब ये, उसे हम इसलिए फिक्स्ड एसेट कहते हैं, जिसको हम जल्दी सेल नहीं कर सकते, जल्दी हम परचेज़ नहीं कर सकते, जिसकी डीलिंग को टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, चाहे कह लो, चाहे टाइम से पहले उसको हम सेल परचेज नहीं कर सकते, उसको करंट एसेट कहते हैं और फिक्स्ड एसेट कहते हैं। तो करंट एसेट में ये होता है कि जो आपके पास कैश पड़ा हुआ है इन हैंड, सबसे बड़ी बात, जो आपके ऑफिस में कैश पड़ा है, जो आपके बैंक बैलेंस में कैश पड़ा है, उसे हम कहते हैं करंट एसेट। उसके साथ जैसे मान लो आपने जिन लोगों को उधार चीज़ें बेची हुई हैं, उनसे पैसे लेने हैं, वो हमारे डेप्टर्स होते हैं। मैंने पहले आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो डेप्टर्स जिनसे आपने पैसे लेने हैं, क्योंकि उनसे लेने आप जब मर्जी ले सकते हो, हमने लेने हैं पैसे क्योंकि हमने चीज़ें बेची हुई हैं। अभी इसके बाद और कई करंट एसेट में टॉपिक आते हैं जो आपने अभी लर्न नहीं किए हुए हैं। अभी मैं इसमें ही आपको एक जो डेटर से रिलेटेड टॉपिक है वो समझा देता हूँ। इसमें एक होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स। अभी ये भी करंट एसेट की कैटेगरी में आते हैं, मगर ये जो बिल्स रिसीवेबल हैं ये डेटर से टर्म निकलती है, चाहे आप डेटर से कह लो चाहे वैसे लगा लो, क्योंकि ये इसका एक पूरा चैप्टर होता है बिल ऑफ एक्सचेंज का। वैसे मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता देता हूँ। जो डेप्टर्स हैं, जिनको आपने, डेप्टर्स कौन हैं? जिनको आपने क्रेडिट सेल की हुई है। मान लो अगर तो क्रेडिट हमने सेल कर दी, बाद में उन्हें हमने दे दिया कैश, अगर वो कैश पेड कर देते हैं, फिर तो अगर तो कैश पेड हो जाता है, फिर तो बात ख़त्म हो गई। उन्होंने हमें कैश दे दिया, हमारे पास कैश आ गया, हमारी करंट एसेट कैश बढ़ गई। अगर वो हमें कैश नहीं देते हैं मगर हमें कैश की ज़रूरत है, उन्होंने क्या किया, हमें एक बिल लिख के दे दिया, या कह लो एक ऐसी स्लिप बना के दे दी जिसके ऊपर लिख दिया